तो आज हम पौधों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे सामने कुछ बहुत ही दिलचस्प विजुअल नोट्स हैं और इनको देखकर लग रहा है कि आज हम एक पौधे की, आप कह सकते हैं, सीक्रेट भाषा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो कौन से नियम हैं, कौन से अंदरूनी संदेश हैं जो एक बीज को बताते हैं कि अब जागने का वक्त है, या एक तने को बताते हैं कि सूरज की तरफ किधर मुड़ना है, और एक फल को कि अब पकने का सही समय आ गया है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक बीज से पेड़ बनने की कहानी नहीं है। ये उस पेड़ के अंदर चल रहे एक बेहद जटिल मैनेजमेंट सिस्टम को समझने की कोशिश है। वो कैसे फैसले लेता है, वो अपने माहौल के हिसाब से खुद को कैसे बदलता है। आज हम इसी रूल बुक के पन्ने पलटेंगे। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, ग्रोथ या वृद्धि का असली मतलब क्या है? जैसे बारिश में दरवाजे का फूल जाना, क्या उसे भी हम लकड़ी की ग्रोथ कहेंगे? वो भी तो आकार में बड़ी हो रही है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि यहीं पर पहला बड़ा फर्क समझ आता है। नोट्स में इसे अंतः शोषण या इम्बिबिशन कहा गया है। लकड़ी का फूलना वो सिर्फ पानी सोखने की वजह से है। जैसे ही वो सूखेगी वो वापस अपने पुराने साइज में आ जाएगी। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, मतलब ये टेम्परेरी है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल ग्रोथ की बात करते हैं तो वो एक परमानेंट इरिवर्सिबल बदलाव है। मतलब एक बार पत्ती बड़ी हो गई तो हो गई, वो वापस सिकुड़कर छोटी नहीं हो सकती। और सबसे जरूरी बात, इस काम में पौधे की असली एनर्जी खर्च होती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, तो ग्रोथ परमानेंट है और इसमें एनर्जी लगती है। लेकिन यहीं एक और कमाल की बात लिखी है, पौधों की ग्रोथ असीमित और खुली होती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। क्या इसका मतलब है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, हम इंसानों या जानवरों की तरह नहीं? हाँ, और यही पौधों को हमसे बिल्कुल अलग बनाता है। इसकी वजह है कुछ खास टिश्यू जिन्हें विभजोतक या मेरिस्टेम्स कहते हैं। आप इन्हें पौधे के एक तरह से परमानेंट कंस्ट्रक्शन जोन की तरह समझ सकते हैं। ये पौधे के टिप पर यानी जड़ों और तनों के सिरों पर होते हैं और जिंदगी भर नई कोशिकाएं बनाते रहते हैं। परमानेंट कंस्ट्रक्शन जोन, ये बढ़िया। तो मतलब एक तरफ से लंबाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ से मोटाई। बिल्कुल। जो सिरों पर है यानी एपिकल मेरिस्टेम्स, वो पौधे को लंबा करते हैं, उसे सूरज की रोशनी की तरफ या पानी की तरफ ले जाते हैं। और जो तने के अंदर होते हैं यानी लैटरल मेरिस्टेम्स, वो उसका घेरा या मोटाई बढ़ाते हैं, जिससे वो मजबूत बनता है। इसी वजह से एक बूढ़ा पेड़ भी नई पत्तियां और शाखाएं निकालता रहता है। वो कभी बढ़ना बंद नहीं करता। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन जोन यानी मेरिस्टम लगातार नई कोशिकाएं बना रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक के ऊपर एक ईंटें रखने जैसा है, या इसमें भी कोई सिस्टम है? मुझे यकीन नहीं होता कि ये बस ऐसे ही बेतरतीब ढंग से होता होगा। आपका शक बिल्कुल सही है। ये बेहद ऑर्गेनाइज्ड है। नोट्स में जड़ के सिरे का जो चित्र है वो इसे एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह दिखाता है। इसके 3 साफ साफ जोन या चरण होते हैं। असेंबली लाइन? अच्छा, ये कैसे? देखिए, बिल्कुल टिप पर जिसे हम विभजोतक चरण कहते हैं, वो है प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ बस धड़ाधड़ नई कोशिकाएं बन रही हैं। ये छोटी, घनी और एनर्जी से भरपूर होती हैं। इसके ठीक ऊपर का जो जोन है वो है दीर्घीकरण चरण। यहाँ नई बनी कोशिकाएं एक गुब्बारे की तरह फूलती हैं, पानी सोखकर अपना आकार बढ़ाती हैं। असल में पौधे की लंबाई इसी जोन की वजह से तेजी से बढ़ती है। अच्छा, तो पहले कोशिकाएं बनती हैं, फिर वो लंबी होती हैं। और आखिरी चरण आ जाता है, जैसे तुम जड़ का रेशा बनोगी और पानी सोखोगी, या तुम तने का हिस्सा बनकर पौधे को सहारा दोगी। तो ये एक बेहद व्यवस्थित प्रक्रिया है, कोई अफरा तफरी नहीं। वाह। और इस ग्रोथ की रफ्तार के बारे में क्या? क्या ये हमेशा एक जैसी रहती है? नोट्स में 2 तरह की ग्रोथ की बात है, अंकगणितीय और ज्यामितीय। ये सुनने में गणित की क्लास जैसा लग रहा है। इसे एक बहुत आसान एनालॉजी से समझते हैं। अंक गणितीय वृद्धि मतलब अरिथमेटिक ग्रोथ को ऐसे समझिए जैसे कोई हर रोज अपनी जेब में ठीक 10 रुपए डाल रहा हो। बढ़ोतरी स्थिर है एक सीधी लाइन में। लेकिन ज्यामितीय वृद्धि यानी ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो पौधों में ज्यादातर होती है, वो एक स्टार्टअप कंपनी की तरह है। स्टार्टअप की तरह? मतलब शुरुआत में ग्रोथ धीमी होती है जब कंपनी अपने पैर जमा रही होती है। इसे कहते हैं लैग फेज। फिर अचानक प्रोडक्ट हिट हो जाता है, बात फैलती है और ग्रोथ एकदम से आसमान छूती है। ये है
लॉग फेज या चर घातांकी चरण, और आखिर में जब मार्केट में सबने प्रोडक्ट खरीद लिया तो ग्रोथ स्थिर हो जाती है। ये है स्टेशनरी फेज। पौधों की असली ग्रोथ इसी एस शेप वाले स्टार्टअप मॉडल पर चलती है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब ये एस आकार का कर्व सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि बायोलॉजी में भी है। ये तो इंसानों पर भी लागू होता है। जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो शुरू में बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, फिर अचानक सब समझ आने लगता है और हम तेजी से बेहतर होते हैं, और आखिर में एक लेवल पर आकर हमारी ग्रोथ स्थिर हो जाती है। पौधे भी बिल्कुल वैसे ही सीखते और बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रकृति का एक यूनिवर्सल पैटर्न है। अरे वाह! मतलब कोशिकाएं सिर्फ अपनी संख्या या आकार नहीं बढ़ाती बल्कि अपना प्रोफेशन भी बदल सकती हैं। एक कोशिका जो पहले सिर्फ विभाजित हो रही थी, वो बाद में जड़ का रेशा बनकर पानी सोखने का काम करने लगती है। इस प्रोसेस को विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहते हैं ना? हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है पौधों की कोशिकाओं की छिपी हुई ताकत। कुछ विशेष परिस्थितियों में एक परिपक्व कोशिका जो अपना काम कर रही है, वो निर्विभेदीकरण या डी डिफरेंशिएशन के जरिए रिटायरमेंट से बाहर आकर फिर से विभाजित होने की क्षमता हासिल कर सकती है। एक मिनट, क्या कहा आपने? मतलब एक स्पेशलिस्ट सेल वापस एक जर्नलिस्ट बन सकती है? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पौधे का घाव भरना। जब पौधे को चोट लगती है तो आसपास की परिपक्व कोशिकाएं कहती हैं इमरजेंसी है, और वो तुरंत अपनी पुरानी विभाजित होने की शक्ति को वापस जगा लेती हैं ताकि नई कोशिकाएं बनाकर घाव को भर सकें। और तो और ये नई बनी कोशिकाएं फिर से पुनर्विभेदीकरण के जरिए कोई नया जरूरी काम अपना सकती हैं। ये चक्र उनकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। तो ये तो किसी सुपर हीरो की तरह हो गया जिसके पास कोई भी रूप लेने की शक्ति हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि परिवर्धन या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं बल्कि ये सारे बदलाव हैं, बढ़ना और बदलना दोनों? एकदम सही। परिवर्धन एक छाते की तरह है जिसके नीचे ग्रोथ और विभेदीकरण दोनों आते हैं, और इसी छाते के नीचे एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है प्लास्टिसिटी या प्लास्टिकता। प्लास्टिकता, इसका मतलब है कि पौधा प्लास्टिक की तरह लचीला है। नोट्स में बटरकप पौधे का एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो आधा पानी में और आधा हवा में है। हाँ, लचीलापन एक अच्छा शब्द है। प्लास्टिकता का मतलब है कि पौधा अपने माहौल के हिसाब से अपने शरीर की बनावट तक बदल सकता है। बटरकप का उदाहरण देखिए। जो पत्तियां पानी के अंदर हैं वे कटी फटी और रिबन जैसी हैं ताकि पानी के तेज बहाव में टूटे नहीं। लेकिन उसी पौधे की जो पत्तियां पानी के बाहर हवा में हैं वे चौड़ी और पूरी हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप पकड़ सकें। एक ही पौधा, एक ही जेनेटिक कोड, लेकिन माहौल के हिसाब से दो अलग-अलग डिजाइन। ये तो कमाल है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, पौधे को ये सब पता कैसे चलता है कि कब बढ़ना है, कब भाव भरना है या कब पत्तियों का आकार बदलना है? जरूर इसके पीछे कोई अंदरूनी केमिकल मैसेजिंग सिस्टम होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं। आपने नब्ज पकड़ ली। यही वो जगह है जहां पौधे के असली मैनेजर्स या डायरेक्टर्स सामने आते हैं। पादप वृद्धि नियामक, जिन्हें हम आम भाषा में प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। ओके, तो अब हम पौधे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलने वाले हैं। नोट्स में 5 मुख्य हार्मोन्स की बात की गई है। हाँ, और इन 5 डायरेक्टर्स को हम 2 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है ग्रोथ प्रोमोटर्स की। ये पौधे के एक्सेलरेटर हैं। ये कोशिका विभाजन, फलने फूले जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। इस टीम में है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। और दूसरी टीम? दूसरी टीम है ग्रोथ इनहिबिटर्स की। ये पौधे के ब्रेक हैं। ये मुश्किल हालात में, जैसे पानी की कमी या ज्यादा सर्दी में, ग्रोथ को धीमा करते हैं या रोक देते हैं। इस टीम में है एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। हालांकि एथिलीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो दोनों टीमों के लिए खेल सकता है, लेकिन मोटे तौर पर उसे ब्रेक ही माना जाता है। दिलचस्प। तो ये तो गाड़ी के एक्सेलरेटर और ब्रेक की तरह हो गया। चलिए पहले एक्सेलरेटर ऑक्सिन से शुरू करते हैं। इसका कनेक्शन चार्ल्स डार्विन से भी है। और ये शीर्षस्थ प्रभाविता क्या चीज है? ऑक्सिन पौधे का डायरेक्टर ऑफ लाइट है। डार्विन ने ही सबसे पहले देखा था कि पौधे की टिप पर कुछ ऐसा बनता है जो उसे रोशनी की तरफ मोड़ता है। वो कुछ ऑक्सिन ही था।
ऑक्सिन हमेशा छाया वाली जगह पे जमा होता है और वहां की कोशिकाओं को तेजी से लंबा करता है, जिससे तना रोशनी की तरफ झुक जाता है। और शीर्षस्थ प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस? ये एक तरह का प्राकृतिक फोकस सिस्टम है। ऑक्सिन पौधे की सबसे ऊपरी कली को तेजी से बढ़ने का सिग्नल देता है और साइड की कलियों को कहता है अभी रुको। ऐसा इसलिए ताकि पौधा अपनी सारी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने में लगाए और धूप तक जल्दी पहुंच सके और साइड की शाखाओं पर ऊर्जा बर्बाद ना करे। अच्छा, और हम माली लोग इसी सिस्टम को हैक करके उसे झाड़ी जैसा बना देते हैं? जब हम किसी पौधे की ऊपरी टहनी काटते हैं तो असल में हम ऑक्सिन के सोर्स को हटा देते हैं, जिससे साइड की शाखाओं को बढ़ने का मौका मिल जाता है और पौधा घना हो जाता है। बिल्कुल सही। आपने उस बायोलॉजिकल फैक्ट को एक प्रैक्टिकल इंसाइट में बदल दिया। अगला प्रोमोटर है जिब्रेलिन्स। अगर ऑक्सिन डायरेक्टर है तो जिब्रेलिन क्या है? नोट्स में एक तस्वीर है जिसमें ये अंगूर के गुच्छों को लंबा और बड़ा बना रहा है। अगर ऑक्सिन डायरेक्टर है तो जिब्रेलिन पौधे का स्ट्रेचिंग कोच है। इसका मुख्य काम है तने की कोशिकाओं को खींचकर लंबा करना। इसीलिए इसका इस्तेमाल अंगूर की खेती में गुच्छों की डंठल लंबी करने और गन्ने की खेती में तने की लंबाई बढ़ाकर चीनी की पैदावार बढ़ाने में होता है। और ये बोल्टिंग क्या है, जिसका जिक्र पत्ता गोभी के साथ है? कुछ पौधों में, जैसे पत्ता गोभी या चुकंदर, फूल आने से ठीक पहले तना अचानक तेजी से लंबा हो जाता है। इसी प्रक्रिया को बोल्टिंग कहते हैं और जिब्रेलिन इसे शुरू करने का सिग्नल देता है। ठीक है, अब तीसरे प्रमोटर साइटोकाइनेंस की बात करते हैं। इसका नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। साइटो का मतलब होता है कोशिका और काइनेसिस का मतलब है विभाजन। तो ये हार्मोन पौधे का चीफ ऑफ सेल डिवीजन है। जहां भी नई कोशिकाएं बननी है, चाहे वो जड़ की टिप हो या कोई नया फल, ये वहां पहुंच जाता है और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। और एक तस्वीर में ये एक पत्ती को हरा भरा रख रहा है, जबकि दूसरी पत्ती पीली पड़कर बूढ़ी हो रही है। ये तो किसी एंटी एजिंग क्रीम जैसा लग रहा है पत्तियों के लिए। आप इसे बिल्कुल कह सकते हैं। ये पत्तियों में पोषक तत्वों का फ्लो बनाए रखता है, जिससे क्लोरोप्लास्ट और प्रोटीन जल्दी नष्ट नहीं होते। इस तरह यह पत्तियों के बुढ़ापे यानी जीर्णता की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। तो ये तो हुए पौधे के एक्सेलरेटर, लेकिन किसी भी अच्छी गाड़ी में ब्रेक भी तो होते हैं। क्या पौधों के पास भी कोई ऐसा इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम है जो उन्हें मुश्किल हालात में बचाता है या ग्रोथ को सही समय पर रोकता है? हाँ, यहीं पर हमारी दूसरी टीम ग्रोथ इनहेलिटर्स काम आती है और इसमें सबसे पहला नाम है एथिलीन का, जो कि बहुत ही अनोखा है क्योंकि ये गैस है। एथिलीन? ये तो फलों को पकाने के लिए मशहूर है। लेकिन एक मिनट, आपने कहा कि ये एक ग्रोथ इनहिबिटर यानी अवरोधक है, पर फलों का पकना तो एक तरह की ग्रोथ ही है, एक प्रक्रिया का आगे बढ़ना है। तो ये अवरोधक कैसे हुआ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम ग्रोथ को सिर्फ बड़ा होना समझते हैं। एथिलीन पौधे की लंबाई या पत्तियों की ग्रोथ को रोकता है, लेकिन ये बुढ़ापे और पकने से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेज करता है। तो एक तरफ ये ग्रोथ रोक रहा है और दूसरी तरफ ये फल को कह रहा है कि तुम्हारा जीवन चक्र पूरा होने वाला है, जल्दी से पक जाओ ताकि तुम्हारे बीज फैल सके। ये जीवन के एक चरण को खत्म करके दूसरे की तैयारी करवाता है। अच्छा, तो ये मैनेजर ऑफ ट्रांजिशन जैसा है, जो एक चैप्टर खत्म करके दूसरा शुरू करता है, जैसे पत्तियों का गिराना और फलों का पकाना। बिल्कुल सही। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी ब्रेक पर, एब्सिसिक एसिड, जिसे तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन मतलब जब पौधा टेंशन में होता है तब ये काम आता है? एग्जैक्टली, ये पौधे का बॉडीगार्ड है। मान लीजिए मिट्टी में पानी की कमी हो गई, पौधा स्ट्रेस में आ गया, ABA तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों यानी रंध्रों को बंद करने का आदेश देता है, ताकि पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। वाह! हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसान तनाव में अपनी सारी फालतू एक्टिविटी बंद करके सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं। पौधे भी पानी की कमी होने पर रंध्र बंद करके बस सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। ABA उनका वही सर्वाइवल स्विच है। साथ ही ये बीजों को भी गलत समय पर अंकुरित होने से रोकता है, जब तक कि हालात पूरी तरह से सही ना हो जाएं। तो ये सब सिर्फ अंदरूनी हार्मोन्स का खेल नहीं है। जैसा कि हमारा अगला विजुअल दिखा रहा है,
बाहरी दुनिया जैसे प्रकाश, तापमान, पानी, ऑक्सीजन और पोषक तत्व भी तो बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल, ये हॉर्मोन्स का ऑर्केस्ट्रा अपने आप नहीं बजता। इसे बाहरी दुनिया से क्यून्स मिलते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, हॉर्मोन्स जो आंतरिक कारक है वो म्यूजिशियंस हैं जो सिम्फनी बजाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तापमान, पानी और रोशनी जो बाहरी कारक हैं वो कॉन्सर्ट हॉल, दर्शक और माहौल हैं जिनके बिना शो हो ही नहीं सकता। एक पौधे की ग्रोथ इन दोनों अंदरूनी और बाहरी कारकों के बीच एक परफेक्ट जुगलूबंदी का नतीजा है। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो क्या कहेंगे? हमारे पास ये जो आखिरी चित्र है, ये पौधे के पूरे जीवन चक्र को इन हार्मोन्स के साथ जोड़ रहा है। ये एक पूरी कहानी की तरह लग रहा है। यह बिल्कुल एक कहानी है, एक पौधे के जीवन की कहानी जिसे उसके हार्मोन्स लिखते हैं। कहानी शुरू होती है एक बीज से, जहां जिब्रेलिन उसे नींद से जगाता है। फिर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलकर कोशिका विभाजन से उसे अंकुरित करते हैं। जब नन्हा पौधा बाहर आता है तो जिब्रेलिन उसे लंबाई देता है और ऑक्सिन उसे रोशनी की दिशा दिखाता है। जब वो बड़ा होकर फल देता है तो इथिलीन उसे पकाता है और अंत में जब मौसम बदलता है या तनाव आता है तो एब्सिसिक एसिड पत्तियों को गिराकर और पौधे को सुप्तावस्था में भेजकर उसे बचाने की तैयारी करता है। ये वाकई एक पूरे सिम्फनी है जिसमें हर हार्मोन की अपनी भूमिका और अपना सही समय होता है। तो आज हमने जो देखा उससे ये तो साफ है कि पौधों की दुनिया उतनी शांत और सरल नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं बनती हैं, बड़ी होती हैं, अपना काम चुनती हैं, और ये सब एक बेहद इंटेलिजेंट केमिकल ऑर्केस्ट्रा द्वारा कंट्रोल होता है जो बाहरी दुनिया के हर संकेत पर प्रतिक्रिया करता है। हाँ, ये स्रोत हमें पौधे के अंदर चल रहे एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सटीक नियंत्रण तंत्र की झलक देते हैं। और ये आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। हम जानते हैं कि ये हार्मोन्स एक बेहद नाजुक संतुलन में काम करते हैं। ऐसे में हमारी गतिविधियां जैसे बदलते जलवायु पैटर्न, अनियमित वर्षा या बढ़ता प्रदूषण इस नाजुक तालमेल को कैसे बिगाड़ सकते हैं, और पौधों के जीवन और हमारी कृषि पर इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं।